Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कल का प्रोजेक्ट बना हुआ है। ये कौन है? तो हम नया प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, अब इसी के अंदर हम चेंजेस करेंगे। पहले हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कहानी समझ लेते हैं। तो मैंने इसको VS कोड पे ओपन कर लिया पहले। और यहाँ पर ये मेन कंपोनेंट में हमने जो कुछ भी कोड लिखा था ये हटा रहा हूँ मैं, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अभी। ये तो हम आपको कल समझाने के लिए कि JSX कैसे काम करता है। सो ये हमारा एक मेन कंपोनेंट बना हुआ है, APP कंपोनेंट, ठीक है। और APP कंपोनेंट कहाँ पर विजिबल हो रहा है आपका? index.html में, जहाँ पर ये ID ABCD हमने कल चेंज कर दिया था तो ABCD होगी। और इसकी एंट्री कहाँ पर हो रही है? index.js में। तो अगर मैं वापस से उसको बेसिक पे लेके आ जाऊँ, यानी कि इसको मैं रूट कर दूँ और ये भी हम रूट कर देंगे, तो इसको अगर हम चला के देखेंगे, सो npm स्टार्ट, तो हमें हमारा चल जाएगा ना? क्या हुआ? ये अभी आपने npm स्टार्ट लिखा है, टर्मिनल पे भी अपना चल जाएगा ना? हाँ, VS कोड के टर्मिनल पे चलाना तो वहां भी चल जाएगा, और अगर आप कंप्यूटर के टर्मिनल पे चला रहे हो वहां भी चल जाएगा, ठीक है। सो ये आपका एक APP कंपोनेंट हो गया और उसका रिफ्लेक्शन हमको दिख रहा है। अब हमको पहले तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कहानी समझना है कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करते हैं यहाँ पर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, APP कंपोनेंट तो मेरा मेन कंपोनेंट है। इसके अलावा मैंने SRC पे आया और SRC में मैंने एक फाइल बनाई, demo.js। SRC के अंदर हम जितनी भी एक्स्ट्रा फाइल्स या जो भी कोड हमको लिखना है वो नई नई फाइल्स हम यहाँ पे SRC के अंदर बना पाएंगे। अभी डेमो के अंदर मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ पहले। तो कैसे बनता है कंपोनेंट? कल हमने समझा कि कंपोनेंट बनाने के लिए पहले क्या बनानी पड़ेगी? क्लास का जो भी आपको नाम देना हो। तो मैंने क्लास का नाम क्या दिया? फर्स्ट। फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम होना जरूरी नहीं है, राइट। तो मैंने जो कंपोनेंट बनाया उस कंपोनेंट का नाम क्या दिया मैंने? फर्स्ट। लेकिन ये क्लास बनी है, कंपोनेंट नहीं बना है, तो इसको हमें इनहेरिट करना होगा कहां से? कंपोनेंट से। तो VS कोड आपकी मदद करेगा। तो अगर वो आपको इंटेलिजेंस दे रहा था, आप इंटर करोगे तो इंपोर्ट ऑटोमेटिकली वो लगा देगा। सो ये हमारा एक कंपोनेंट बनकर तैयार हो गया, फर्स्ट कंपोनेंट, और हमने इसको इनहेरिट कर लिया। तो कंपोनेंट के सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब इस कंपोनेंट की हमको डिजाइन बताना है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन आएगा? रेंडर। और रेंडर से आपको वो डिजाइन क्या करनी पड़ेगी? रिटर्न करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ से फिर से एक डिवीजन रिटर्न कर दिया। और जो भी आपको डिजाइन रिटर्न करनी है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि फर्स्ट कंपोनेंट। ये मेरा कंपोनेंट बनकर रेडी हो गया। लेकिन ये मेन कंपोनेंट नहीं है, राइट। मेन कंपोनेंट कौन सा है आपका? APP। ये कहां दिख रहा है? इंडेक्स पे। अब अगर आपने कोई दूसरा कंपोनेंट बनाया है तो ये कंपोनेंट कहां दिखाओगे अब आप? APP पे। index.html पे नहीं दिखा सकते ना, वहां पे तो APP दिख रहा है। तो इस कंपोनेंट को अगर मुझे इस APP कंपोनेंट पे कहीं दिखाना है तो सीधी सी बात है कि मुझे यहां से इसको क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करने के दो तरीके। पहला तरीका कि अगर आप कोई सी चीज डिक्लेयर कर रहे हो, कोई सी चीज डिक्लेयर करने का मतलब या तो आप क्लास बना रहे हो, या फिर आप फंक्शन बना रहे हो, या फिर कोई वेरिएबल बना रहे हो, तो डिक्लेरेशन के टाइम पे आप यहाँ लगा सकते हो क्या? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं है, यहाँ पे आपको डिफॉल्ट दिख रहा हो। ये कहानी हम थोड़ी देर से समझते हैं। अभी हम सिर्फ क्या समझ रहे हैं? एक्सपोर्ट। एक कीवर्ड है आपके पास, किसी भी चीज को अगर आपको एक्सपोर्ट करना है यहाँ पर, तो आप डायरेक्टली कौन सा कीवर्ड लगाओगे? एक्सपोर्ट कीवर्ड, ठीक। सर ये बस जो एक्सपोर्ट कीवर्ड आपने लगाया, तो ये लास्ट वाली जो फाइल है उससे रिलेशन के लिए लगाया क्या? मुझे इस कंपोनेंट को यहाँ पे शो ऑफ करना है, राइट। अच्छा, जो ये डेमो में जो कंपोनेंट्स हैं, APP कंपोनेंट जो मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई है, मुझे इस कंपोनेंट के अंदर मेरा ये फर्स्ट कंपोनेंट दिखाना है। तो सीधी सी बात है, ये तो अलग फाइल में है, तो इसको यहाँ से क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट। तो वहां पे अगर एक्सपोर्ट किया तब आप इंपोर्ट कर सकते हो। कैसे? इंपोर्ट
कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस में आप बताओगे कि आपको कौन सा कंपोनेंट इंपोर्ट करना है। तो हमारे कंपोनेंट का नाम क्या था? फर्स्ट। देन फ्रॉम के बाद का नाम यहाँ पर ये रखा है, तो फाइल कौन सी है? डेमो। सो ये इंपोर्ट करने का तरीका है कि डेमो नाम की जो फाइल है demo.js, वहां से हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं किसको? फर्स्ट को। लेकिन आप फर्स्ट को इंपोर्ट तभी कर पाओगे जब यहां से वो क्या हुआ होगा? एक्सपोर्ट हुआ होगा, राइट? और अगर ये एक्सपोर्ट हो गया मतलब पूरी की पूरी क्लास आपको मिल गई। अब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट कहीं पर भी सेटअप कर सकते हो। मान लो मुझे यहाँ पर मेरा फर्स्ट कंपोनेंट दिखाना है, तो बिल्कुल टैग की तरह यहाँ पर कंपोनेंट यूज होंगे। मैंने मेरा टैग लगा लिया, मेरा कंपोनेंट कौन सा था? फर्स्ट। तो आपने एक बार ये टैग लगाया, इसका मतलब इंटरनली रिएक्ट क्या करेगा? इस क्लास का एक कंपोनेंट क्या बनाएगा? एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को उसने यहाँ पर अटैच कर दिया। और आप यूआई पे देखोगे तो आपका फर्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा, राइट? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर क्या क्या है, कुछ भी हो सकता था इसके अंदर हमने जो भी डिजाइन बना रखी होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिजाइनिंग तो कुछ भी हो सकती है, राइट? और दूसरी खास बात, कोई सा कंपोनेंट कितनी बार दिखाना है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम 5 बार इसको दिखाएंगे तो कंपोनेंट कितनी बार आएगा? 5 बार, क्योंकि तो कोई रूल ही नहीं है। बोल्टेक कितनी बार दिखा सकते हो आप? जितनी बार आप चाहो। तो उसी तरीके से फर्स्ट कंपोनेंट कितनी बार दिखा सकते हो? जितनी बार आप चाहो। तो अगर यहाँ पे मैंने 5 बार टैग लगाए हैं, मतलब इस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बन गए? 5 ऑब्जेक्ट। 5 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं एक ही क्लास के। को आप जितनी बार उतनी बार आप टैग लगाओगे तो वो कंपोनेंट पूरा का पूरा कंपोनेंट आपको वहां पर ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। बात समझ आ गई सभी को? ऑनलाइन बेच? यस सर। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ इसको एक ही बार लिख रहा हूं, बात आपको समझ आ गई। नाउ मैंने इसी तरीके से क्या किया, हम एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट भी बना सकते हैं। तो मैंने एक और कंपोनेंट बना लिया। क्या किया मैंने? आगे एक्सपोर्ट क्लास सेकंड नाम से बना लिया, एक्सटेंड्स कंपोनेंट। ये बात अलग है कि हम ये तरीका बाद में इस्तेमाल नहीं करेंगे। मोस्टली हम अलग अलग कंपोनेंट बनाने के लिए अलग अलग फाइल ही बनाएंगे, लेकिन ऐसा किया जा सकता है कि आप एक ही फाइल के अंदर एक से ज्यादा कंपोनेंट्स बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये एक अलग कंपोनेंट है, ये एक अलग कंपोनेंट। दोनों कंपोनेंट का जो कोड हम लिख रहे हैं वो एक ही फाइल के अंदर लिख रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर से कंपोनेंट बनाना था तो फिर से मैंने वही एक्सपोर्ट, क्योंकि मुझे एक्सपोर्ट करना है। क्लास सेकंड इनहेरिट कहां से किया? कंपोनेंट से। बस कंपोनेंट की डिजाइन बताए तो फिर से वही कहानी, रेंडर। और रेंडर से हम क्या रिटर्न कर देंगे? कुछ डिजाइन, जो भी हमको डिजाइन रिटर्न करना है। तो मैंने यहाँ पर एक डिवीजन ले लिया, राइट? और यहाँ से वही मैंने s2 टैग, और यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट हमने यहाँ कर ही रखा है। बस अगर मुझे उसको यहाँ पर दिखाना है कहीं पर, तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको इंपोर्ट। कंपोनेंट का नाम क्या है? कौन सी फाइल से आएगा? डेमो। और जहां पर भी आपको इस कंपोनेंट को दिखाना है वहां पर आप टैग लगा के इसको दिखा सकते हो, राइट? तो सेकंड कंपोनेंट भी आ गया होगा, ये रहा फर्स्ट कंपोनेंट और उसके नीचे सेकंड कंपोनेंट। सर एक बार फिर से प्लीज रिपीट कर दीजिए वाला, वो वाईफाई कनेक्शन लॉस हो गया था। कुछ नहीं किया है मैंने जैसे फर्स्ट कंपोनेंट बनाया था वैसे ही मैंने एक सेकंड कंपोनेंट बनाया है, बस उसी फाइल के अंदर, डेमो नाम की फाइल के अंदर। जैसे हमने ये कंपोनेंट बनाया था उसी तरीके से मैंने एक सेकंड कंपोनेंट बना लिया। यहां से कुछ नई डिजाइन रिटर्न कर दी, इसको भी यहां से एक्सपोर्ट कर दिया, एपीपी में उसको वापस से इंपोर्ट कर दिया, और इंपोर्ट करके अटैच कर दिया। तो मैंने आपको 2 बना के बताया, यहाँ पे से 10 बना लो, 50 बना लो, जितनी आपकी। अटैच करना जरूरी है? अटैच करना कंपलसरी होता है ना? मतलब जो जिस क्लास को हम इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो। अरे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर आप बोल्टेक नहीं लगाओगे तो क्या बोल्टेक अपने आप आ जाएगा? नहीं। बस तो फिर उसी तरीके से अगर आपको कोई कंपोनेंट दिखाना है तो आपको कंपोनेंट को यहाँ रखना पड़ेगा। अगर आपने अपने एपीपी कंपोनेंट के अंदर ये लगाया ही नहीं तो वो कंपोनेंट आएगा ही नहीं। तो ये तो आपको सोचना है कि आपको कंपोनेंट वहां चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए तो लगाओगे, नहीं चाहिए तो नहीं लगाओगे। अच्छा सर, यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो बेसिकली वो क्लास नेम को हम बोल रहे हैं ना?
हाँ, अगर क्लास कंपोनेंट आप बना रहे हो तो कंपोनेंट ये अपने आप में कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट का नाम क्या है, उस क्लास के नाम से रिप्रेजेंट होगा ना, ठीक है। राइट? Yes. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कंपोनेंट आ गए मेरे, फर्स्ट भी और सेकंड भी। अब यहाँ से बात समझनी है कि अगर एक ही फाइल से आप दो चीजों को इंपोर्ट कर रहे हो, दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों कहां से आ रहे हैं, डेमो से आ रहे हैं, तो आप चाहो तो दो बार लिखो, या फिर इन सब चीजों को आप एक साथ भी लिख सकते थे कि इंपोर्ट, उसको कर्ली ब्रेसेस में आप कहो, देख भैया फर्स्ट भी लाना है, सेकंड भी लाना है, कहां से लाना है, डेमो से लाना है। तो बार बार दो अलग अलग स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा लगा सकते हो, राइट? बात समझ आ गई? तब भी वो बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे कि पहले वर्क कर रहा था। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कहानी समझ आ गई, और अलग अलग कंपोनेंट बनाने समझ आ गए। ये बात अलग है कि अभी आगे कुछ दिनों तक हमको मल्टीपल कंपोनेंट्स नहीं बनाने, हमारा सारा काम तो एपीपी में ही हो जाएगा, लेकिन मैं अलग अलग कंपोनेंट बनाना क्यों सिखा रहा हूं, ताकि अलग से कंपोनेंट बनाना भी आप सीख जाओगे, और साथ ही साथ आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कहानी भी समझ जाओगे। अब एक्सपोर्ट की बजाय एक और कीवर्ड होता है, एक्सपोर्ट करने का एक और तरीका है यहाँ पर, और वो तरीका है कि जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई थर्ड एक्सटेंड्स कंपोनेंट। फिर वही बात, अगर ये कंपोनेंट है तो रेंडर, और रेंडर से हम क्या बताएंगे, कोई डिजाइन, तो रिटर्न करके हमने यहाँ पे कोई डिजाइन दे दी, मैंने इसको फिर h2 टैग लगा दिया, मैंने लिखा कि ये एक थर्ड कंपोनेंट है। अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आपको बस एक बात समझना है कि अगर आप एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल चीजें रख रहे हो, यानी कि मल्टीपल चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपकी जो मेन चीज है वो हमेशा क्या होगी, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होगी। एक फाइल से मल्टीपल एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, बट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सिर्फ एक हो सकता है। अगर आपने यहाँ पे इस पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगा दिया तो वो एरर दे देगा, वो कहेगा कि A module cannot have multiple default export. एक मॉड्यूल से एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, मल्टीपल एक्सपोर्ट नहीं हो सकते। हाँ, नॉर्मल एक्सपोर्ट आप कितनी भी बार कर सकते हो। ये मेन चीज है, मतलब जिसको आपको मेन रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया मेरी फाइल्स का जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा है, ये है, यानी कि ये वो इंपॉर्टेंट जो भी है। तो जब आप इसको इंपोर्ट करोगे तो थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। इसका इंपोर्ट करने का तरीका ये कि इसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं लगते, आप डायरेक्टली थर्ड फ्रॉम डेमो लिखोगे। जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होता है वो कर्ली ब्रेसेस में आएगा, वो डायरेक्ट आएगा। सर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मतलब स्पेसिफिक किसी को अगर शो करना हो उसके लिए होता है, जैसे वो होता है ना, जैसे मैं आगे एक शॉप है, शॉप में कितने प्रोडक्ट सेल होते हैं, 3, लेकिन हमारा मेन प्रोडक्ट कौन सा है उसको हम ज्यादा हाईलाइट करते हैं, बस वो वाली कहानी, बहुत कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सिर्फ एक ही होगा, मल्टीपल नहीं हो सकता, एक्सपोर्ट मल्टीपल हो सकते हैं। और जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होगा उसको इंपोर्ट करने का तरीका बदल जाएगा, इसको कर्ली ब्रेसेस में नहीं लिख सकते आप, इसको आप डायरेक्ट लिखोगे। बात समझ आ गई? बस, तो ये थर्ड भी आ गया। और ये भी फिर कहानी से, आप बोलो सर ये दो दो बार लिखना जरूरी है क्या, मैंने बोला नहीं, आ तो दोनों किससे रहे, डेमो से, तो आप इसको इंपोर्ट, पहले आपने बोला थर्ड क्योंकि इसको कर्ली ब्रेसेस में नहीं लिखना है, कॉमा, फिर कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस में फर्स्ट कॉमा सेकंड फ्रॉम डेमो। तो आपको अलग अलग भी लिखने की कोई जरूरत, क्योंकि आ तो डेमो से ही रही है, बस फर्स्ट और सेकंड जो है वो मेन चीज नहीं है, तो वो कर्ली ब्रेसेस में आएंगे क्योंकि एक्सपोर्ट है और ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है। अगर आप इसको थोड़ा सा कंपेयर करो कि ये कौन बिल्कुल हमारा, तो अभी इस रिएक्ट वाले मॉड्यूल से हम क्या लेकर आ रहे हैं, कंपोनेंट। तो देखो ये कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये एक्सपोर्ट होगा ना कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। लेकिन जब आप index.js में जाओगे तो इस index.js में ये रहा, इसी रिएक्ट मॉड्यूल से क्या लेके आ रहे हैं हम, लेकिन ये कर्ली ब्रेसेस में नहीं है, मतलब ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होगा, जबकि मॉड्यूल सेम है, ये भी रिएक्ट है और ये भी आपका रिएक्ट है, बट ये फर्स्ट यानी कि रिएक्ट में उसको एक्सपोर्ट किया होगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट, जो डायरेक्ट दिख रहे हैं आपको ये सारे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है, एपीपी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है, राइट, क्योंकि हमने एपीपी क्या लगाया था,
एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अगर मैं यहाँ से डिफॉल्ट हटा दूंगा, फाइल को सेव करूंगा, तो ये एरर आ गई। वो बोल रहा है कि डज नॉट कंटेन ए डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, राइट, क्योंकि अगर वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है तो वो अलाउ नहीं करेगा कि आप इसको ऐसे लिखो, वो कहेगा इसको कर्ली ब्रेसेस में लिखो, और अगर आप नहीं लिखोगे तो वो आपको एरर दे देगा। बात समझ आ गई? ऑनलाइन बेच यस सर। तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की कहानी समझ आ गई। अब एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में एक छोटा सा फर्क और भी है। एक्सपोर्ट तभी एक्सपोर्ट कीवर्ड आप तभी लगा सकते हो जब आप किसी चीज को डिक्लेयर कर रहे हो, राइट। यानी कि अगर मैं इस क्लास को पहले बना लूं, यहां पर एक्सपोर्ट ना लगाऊं और इसको अलग से कहूं कि देख भाई एक्सपोर्ट व्हाट, तो ये नहीं चलेगा। वो कहेगा कि दूसरे डिक्लेरेशन चाहिए। एक्सपोर्ट कीवर्ड आप तभी लगा सकते हो जब आप किसी चीज को बना रहे हो। फंक्शन बनाओगे तो फंक्शन जब बना रहे हो, फंक्शन लिख रहे हो, फंक्शन से पहले आपको एक्सपोर्ट लगाना पड़ेगा, राइट। लेकिन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वो आपको बाद में भी अलाउ करता है कि आप अलग से भी लिख सकते हो। यानी कि क्लास आपने पहले बना ली, आप इसको अलग से भी लिखोगे तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, ये बाद में भी एक्सपोर्ट अलाउ करेगा। जरूरी नहीं कि डिक्लेरेशन के टाइम पे ही आप इसको लिखो, कोड आपका सही से चलेगा। एक्सपोर्ट आपको डिक्लेरेशन के टाइम पे ही लिखना है, लेकिन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आप बाद में अलग से भी लिख सकते हो। बात समझ आ गई सभी को? सो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कहानी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अब पूरे रिएक्ट के प्रोजेक्ट में आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ये इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे हम डेटा दिखाने की कुछ बातें समझते हैं जो हम कल समझ रहे थे। अब ये थोड़ा ध्यान से समझना है और इसमें आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आपने अभी तक जो मैंने पढ़ाया तो उसमें किसको कितना कितना याद है। मान लीजिए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट कंपोनेंट से, राइट, कि मेरा फर्स्ट कंपोनेंट है। मान लीजिए इस रेंडर के अंदर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, कुछ भी डेटा ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक वेरिएबल बना लिया टाइटल, और मैंने इसको कोड बेटर सेंटर एंड ऑल। तो मैंने जो वेरिएबल बनाया उसके अंदर जो मैंने डेटा रखा है वो स्ट्रिंग टाइप का है, राइट। तो अब आप क्या कर सकते हैं, मुझे अगर कहीं पर भी दिखाना है जो हमने कल समझा था, जैसे बोल्ड टेक के अंदर मुझे ये इस वेरिएबल की वैल्यू दिखानी, तो हम क्या कर सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस, और हम क्या लिख पाएंगे, टाइटल। तो अब देखें फर्स्ट कंपोनेंट में हमको कोड बेटर सेंटर इंदौर दिख रहा है क्या? दिख रहा है, राइट। या फिर हम सोचिए सर अगर ये स्ट्रिंग वेरिएबल नहीं होता, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो भी कोई दिक्कत नहीं था, हम कर्ली ब्रेसेस लगा के नाम लिख सकते थे और हमको वो पर्टिकुलर डेटा वहां पे शो ऑफ हो जाएगा। सर बुलियन वैल्यू होती तो? हाँ, बुलियन वैल्यू होती तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ट्रू। अब बुलियन को वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, बुलियन प्रिंट नहीं करता ये, और बुलियन को वैसे भी तो आप यूआई पे प्रिंट करवाओगे नहीं। आपने किसी साइड पे ट्रू नहीं देखा होगा। ट्रू बुलियन लिया जाता है कुछ एग्जीक्यूशन के लिए, ट्रू है तो ये करो, फॉल्स है तो ये करो, ट्रू थोड़ी दिखाएंगे हम यूआई पे। तो बुलियन वैल्यू यहाँ पे आपको शो ऑफ नहीं करेगा। हाँ, अब प्रॉब्लम समझ लेते हैं। अब मैं यहां पर कुछ अलग ही चीज ले रहा हूं। मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक अरे बनाया, अरे बनाया जा सकता है। अब अरे के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है और स्ट्रिंग भी हो सकती है, तो हम अभी इस अरे के अंदर कुछ स्ट्रिंग्स रख लेते हैं। तो जैसे मैंने SHUBHM शुभम राजेश, शिवराज कौन थे तुम्हारा नाम? शिवराज और अजय, है ना। अब हमको ये तो समझ में आ गया कि रिएक्ट क्या कर रहा है कि अगर मेरे वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग है तो वो स्ट्रिंग मुझे अच्छे से शो ऑफ कर देता, न्यूमेरिकल वैल्यू तो शो ऑफ कर देता। लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि ये क्या है, अरे। अब इस अरे के अंदर 4 स्ट्रिंग है, राइट, 4 अलग अलग बंदों के नाम है। लेकिन ये 10 बंदों के भी नाम हो सकते थे, 50 बंदों के भी नाम हो सकते थे, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन अभी तो 4 है। तो अभी मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं कि मैं अगर यहाँ br टैग लगा के और कर्ली ब्रेसेस लगा दूं और इस अरे को यहाँ पे मैं
डायरेक्टली जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल को लिख रहे हैं वैसे डायरेक्टली मैं इसको भी लिख के देखता हूँ, देखिए क्या होता है। क्योंकि अरे कोई स्ट्रिंग तो है नहीं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं, अरे के अंदर तो और भी कुछ डेटा है क्योंकि अरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। तो अगर मैंने डायरेक्ट ARR लिख दिया तो देखो ये क्या करता है। सो इसने ये किया है ना, रिएक्ट एरर नहीं देता, रिएक्ट उस अरे को प्रिंट कर देता है। यानी कि उस अरे के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसके अंदर 4 ऑब्जेक्ट थे तो उसने 4 ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दिए, 10 होते तो 10, 50 होते तो। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अगर हमें कोई एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से तो दिखाओगे नहीं, क्योंकि तो समझ में नहीं आ रहा कि बंदे का नाम है ना, है ना। अब ये तो कोई पढ़ेगा तो कुछ भी पढ़ सकता है इसको तो, है ना, क्योंकि उसको तो लगेगा एक ही नाम है ये, क्योंकि स्पेस भी नहीं है व्हाटएवर जो भी। तो अब यूआई पे अगर इस टाइप का कोई डेटा है आपके पास, मान लीजिए आपके पास अरे अरे है मान लो, तो मैं आपसे पूछूं कि अगर आप एक साइट बना रहे हो और आपको किसी स्टूडेंट की लिस्ट है, आपके पास एक अरे है और उसके अंदर स्टूडेंट 10 स्टूडेंट के या 50 स्टूडेंट के नाम है, तो आप उसको यूआई पे कैसे दिखाओगे? नहीं, एचटीएमएल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे दिखाओगे? लिस्ट में है ना, ओएल में या यूएल में, तो ये भी वो सही से दिखेगा। एचटीएमएल में आपने सारे टैग पढ़े हैं तो उस डेटा को दिखाने का सही तरीका है, अगर हम लिस्ट में दिखाना, मान लो हम लिस्ट में दिखाना चाह रहे हैं ओएल में या यूएल में, ठीक, तो चलो कोशिश करते हैं। अच्छा सर, इसमें जैसे कि सिर्फ शुभम को ही अगर हमें दिखाना है तो वो इंडेक्स नंबर से दिखाना पड़ेगा ना, जैसे 0 हाँ, करके दिखाते हैं। सिर्फ शुभम को दिखा, अरे को प्रिंट करने की बजाय यहाँ पे अरे ऑफ 0 कर देना। अरे तो आपको आता ही है, तब तो वो सिर्फ शुभम ही दिखाएगा क्योंकि मैंने इंडेक्सिंग दे दी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसको किसी स्पेसिफिक तरीके से दिखाना है, तो इसको कॉपी कर रहा हूं मैं, फर्स्ट कंपोनेंट में छेड़खानी नहीं कर रहा मैं इसको एज इट इज कॉपी करके कहां ला रहा हूं, सेकंड पे, राइट। अब मैंने बोला चलो यहां पे हम दिखाते हैं, तो मैंने कौन सा टैग ले लिया, ओएल। अब आपको पता है कि ओएल के अंदर जितने भी एंट्री दिखानी है सबके लिए एल आई लगेगा, तो मेरे अरे में अभी कितने एलिमेंट हैं, 4, तो मुझे कितने एल आई चाहिए, 4। तो मैंने यहाँ पे 4 एल आई रख दिए, राइट। अब इस वाले एल आई में मुझे क्या दिखाना है, अरे का पहला वाला एलिमेंट, तो मैं क्या लिखूंगा, अरे का कौन सा एलिमेंट, 0। दूसरे वाले एल आई में मुझे क्या दिखाना है, अरे का 1 वाला एलिमेंट। यहां पर मुझे क्या दिखाना है, अरे का सेकंड एलिमेंट। यहां पर मुझे क्या दिखाना है, अरे का थर्ड एलिमेंट, ठीक। 4 एलिमेंट है अरे के अंदर, तो हमने 0 1 2 3 कर दिया, देखें ये आ रहा है ये नहीं आ रहा, आ गया। सेकंड कंपोनेंट को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारी चीजें हमको बिल्कुल सही से दिख गई। पहले एक एल आ गया जिसमें शुभम आ गया, फिर राजेश आ गया, फिर शिवराज आ गया और फिर अजय आ गया। इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम वही है कि अरे में 4 नंबर भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 1 लाख लोगों के नाम भी हो सकते हैं, तो मैं क्या एल ही लगाता रहूंगा शाम तक? नहीं, क्या करें? हाँ, समझते हैं, ठीक है। और कोई आइडिया? सारे नाम कैसे दिखाओगे? मेरे अरे के अंदर 10 नाम भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास तो एक अरे आया कैलकुलेशन हो गया कहीं से, मुझे ही नहीं पता उसके अंदर 4 एलिमेंट है कि 10 है कि 50 है कि 25 है। अप एंड चाइल्ड करना है तो फिर रिएक्ट क्यों पढ़ेंगे हम? तो आपका आंसर ये होना था सर लूप लगाएंगे, लूप लगाया जा सकता था, राइट, क्योंकि लूप से काम आसान हो जाएगा। तो खुशी की बात यह है कि JSX के अंदर लूप सपोर्ट नहीं करता, है ना। अब आप समझना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रिएक्ट में आप लूप नहीं चला सकते, इस JSX के अंदर लूप नहीं चला सकते। JSX ना लूप सपोर्ट करेगा, ना इफ सपोर्ट करेगा, ना स्विच सपोर्ट करेगा। ये सिर्फ एक ही चीज सपोर्ट करता है कि क्या प्रिंट कराना है मुझे बता दो, मैं प्रिंट कर दूंगा। कुछ कैलकुलेशन करना है
प्लस माइनस कर दो, इसके अलावा इसको कुछ समझ में नहीं आता, राइट। तो प्रॉब्लम मेरे पास ये आ रही है कि अगर मुझे डेटा ओएल के अंदर दिखाना है तो ओएल के अंदर डेटा किस फॉर्म में दिखाया जा सकता है, एलआई के फॉर्म में, और हर एलआई के अंदर एक एक बंदे का नाम चाहिए मुझे। और अगर मेरे अरे के अंदर कितना डेटा है ये मुझे नहीं पता, तो मैं इस तरीके से तो लिख ही नहीं सकता जिस तरीके से अभी लिखा हुआ है। ये तो मैं तभी लिख सकता हूं जब मुझे पता हो कि अरे के अंदर 4 एलिमेंट हैं तो मैंने 4 एलआई लगा दिए, या फिर मुझे पता होता कि अरे के अंदर 10 एलिमेंट है तो मैं 10 एलआई लगा देता। अरे में 1 लाख एलिमेंट हैं तो मैं 1 लाख एलआई लगा देता, भले 1 लाख एलआई लगाने में शाम हो जाती, लेकिन ठीक है लगा सकते थे। लेकिन अब मेरी प्रॉब्लम ये कि मुझे तो यही नहीं पता कि अरे में एलिमेंट हैं कितने, और रन टाइम पे वो कम ज्यादा भी हो सकते हैं, तो मैं पहले से तो एलआई नहीं लगा सकता। तो कहानी आपको ये समझनी है कि एलआई ऑटोमेटिकली जनरेट होने चाहिए। कितने एलआई आने चाहिए, जितने अरे में डेटा हो, ये पहले से फिक्स नहीं हो सकता। फेसबुक पे आप पोस्ट देखते हो, पोस्ट के नीचे कमेंट आती है तो हर कमेंट में एक बॉक्स आता है, तो ऐसे कितने बॉक्स हैं वहां पे, जितने कमेंट हैं। फेसबुक वाले ने पहले से 5 बक्से बना के नहीं रख रखे, क्योंकि अगर 5 बक्से बनाता तो सिर्फ 5 कमेंट आती, छठी आती ही नहीं। तो वहां बक्से पहले से बने हुए नहीं है। एक पोस्ट पे अगर 2 कमेंट हैं तो 2 बक्से आते हैं, एक पोस्ट पे 10 कमेंट हैं तो 10 बॉक्सेस आते हैं, एक कमेंट के अंदर, एक पोस्ट के अंदर अगर 1000 कमेंट है तो 1000 बॉक्सेस आएंगे। तो वो बॉक्स पहले से फिक्स नहीं है। यानी कि इस तरीके से तो मैं कोड नहीं लिख सकता कि मैं पहले से एलआई लगा के बैठ जाऊं, क्योंकि मुझे ही नहीं पता अरे में डेटा। बात समझ आ गई सभी को? ठीक। तो सवाल ये कि चलो ठीक है, ये बात तो हमको समझ आ गई, लेकिन हमको प्रॉब्लम अभी भी ये हो रही है कि अगर चलो डायनेमिक की बात तो बाद में करेंगे कि लेकिन ये हर एक स्ट्रिंग को दिखाने के लिए, हर एक डेटा को दिखाने के लिए मुझे एक एलआई चाहिए, तो ये तो मुझे बार बार लगाने पड़ेंगे एलआई 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 एलआई। ठीक। अब एक थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले वाले में हमने क्या किया था, अरे लिया था, उसको डायरेक्ट दिखाया था। यहां जो सीखने वाली बात थी वो ये कि अरे किसी रिएक्ट जो है, अगर आप किसी अरे को डायरेक्ट प्रिंट करते हो तो ये उस अरे के हर एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता जाएगा। यहां लूप लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जो हमको नॉर्मली पढ़ रही थी कि हम वहां, यहां लूप की कोई जरूरत नहीं है। आपने अरे प्रिंट करवाया, वो ऑटोमेटिकली अरे में से एक एक ऑब्जेक्ट निकालता जाएगा और प्रिंट करता जाएगा। अब अरे के अंदर क्या रखा उससे फर्क पड़ेगा। अभी हमारे इस वाले प्रोग्राम में अरे के अंदर क्या रखा था, स्ट्रिंग्स, तो वो स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा था, राइट। ये बात पहले कंपोनेंट से सीखनी चाहिए थी आपको। दूसरे में हमने एक बात समझा कि नहीं भैया मुझे तो ऐसे थोड़ी दिखाना है, मुझे तो अच्छे फॉर्मेट में दिखाना था। हमने बोला कि उसको फॉर्मेट में दिखाना तो हम किस में दिखा दें, एलआई में, तो ऐसे दिखाया जा सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि मैं कितने एलआई लगाऊंगा, राइट। अब हम इन दोनों को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। इसके लिए मैं तीसरे कंपोनेंट पे आया। यहां पे मैंने बोला कि यार चलो ठीक है, मैं फिर से यहां पर क्या बना रहा हूं, एक अरे। अरे के अंदर क्या रखा जा सकता है, डेटा, कुछ भी, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है। स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, नंबर भी रख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, तो अरे है। तो अगर मुझे ओएल के अंदर एलआई दिखाने हैं, तो अगर मैं एक काम करूं कि मैं इस अरे के अंदर डायरेक्ट एलआई रख दूं, तो अब आपने जो जावास्क्रिप्ट पढ़ा था उसमें अरे के अंदर एलआई नहीं रख सकते थे आप, क्योंकि अरे जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट है और एलआई एचटीएमएल का कंसेप्ट है। लेकिन ये एलआई एचटीएमएल का थोड़ी है, ये तो जेएसएक्स है। हर एक टैग एक ऑब्जेक्ट है, तो जैसे अरे के अंदर स्ट्रिंग हो सकती है, ऐसे अरे के अंदर एलआई हो सकता है, क्योंकि ये एचटीएमएल वाला एलआई नहीं है, ये जेएसएक्स वाला एलआई है, राइट। और इस एलआई के बीच में क्या है, शुभम, जो डेटा आपको दिखा रहा था, अरे का दूसरा एलिमेंट, एक और एलआई, इसके बीच में क्या लिखा है, अजय, फिर एक और एलआई, विकास, फिर एक और एलआई। तो इस तरीके से जितना डेटा आपको इसके अंदर रखना है उतने एलआई रख दिए मैंने। इस अरे के अंदर कितने एलिमेंट है, आप 5, और वो पांचों किस टाइप के हैं, एलआई टाइप के। एलआई ऑब्जेक्ट है 5, ठीक है। अब तो काम मेरा आसान हो गया, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां ओएल लगा दूं और कर्ली ब्रेसेस में क्या लिख दूं, ARR,
ये कहानी हमने फर्स्ट कंपोनेंट में सीखी थी कि रेट का फायदा है कि रेट को बोल दो अरे प्रिंट करना है तो उस अरे के अंदर जो होता है वो डायरेक्टली दिखा देता है। तो हमारे अब इस अरे के अंदर क्या है, 5 LI, तो वो 5 LI एक एक करके दिखा देगा। देखो आ जाओ थर्ड कंपोनेंट समझ गया यहाँ पे आके पूरा, क्योंकि मेरे अरे के अंदर LI है, अरे के अंदर 5 LI है, अब 5 की बजाय 50 LI हो सकते थे, उस अरे के अंदर 50 की बजाय 1000 LI हो सकते थे। और जैसे मैंने उसको OL के अंदर लिखा, रिएक्ट ने उसको एक एक को उठा उठा के वहां दिखा दिया, तो मेरा काम हो गया अभी तक, राइट। लेकिन ये आपको समझाने के लिए किया मैंने, क्यों, क्योंकि जब हम एक्चुअल में जब डेटा बनाएंगे तो हमारे अरे के अंदर LI नहीं रख सकते हम तो अरे के अंदर डेटा ही रखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर अरे के अंदर LI रख दिए तो इस डेटा को आप सिर्फ OL या UL के अंदर ही दिखा पाओगे आप, और कहीं पर नहीं दिखा सकते, क्योंकि LI सिर्फ कहाँ आता है, OL में या UL में, तो LI थोड़ी रखूंगा मैं, तो नहीं तो फंस गया मैं। फिर मुझे सारे मान लो ये 5 स्टूडेंट के नाम किसी पैराग्राफ के अंदर दिखाने हैं या कहीं कहीं और दिखाना है, तो ये उलझ जाएगी कहानी, क्योंकि इसमें तो स्ट्रिंग नहीं है, इसके अंदर LI है, और LI सिर्फ और सिर्फ कहाँ आएगा, OL या UL में। तो हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, इसी में समझा रहा था कि अगर ऐसा होता तो डायरेक्ट दिखाया जा सकता था। कोई दिक्कत? ऑनलाइन बेच नो सर। बस अब आपको इन 3 चीजों को मिक्स करना है और आपका काम आसान हो जाएगा, और वो मिक्सिंग हम करेंगे कहां, APP कंपोनेंट पे। कैसे कि मैंने यहां पर फिर से अरे बनाया, वही अरे, मैं अरे में सिर्फ और सिर्फ डेटा रखूंगा, यानी कि शुभम, अजय, विकास, मीना, राइट। और शर्त यह है कि मुझे दिखाना इसको कहां है, OL में। अब OL में दिखाना है तो इसको तो नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि OL के अंदर तो LI चाहिए, राइट। लेकिन हमको ये भी समझ में आता है कि अगर अरे के अंदर LI होते तब तो डायरेक्ट दिखाया जा सकता है। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या हम कि ये जो अरे ऑफ स्ट्रिंग है, अरे ऑफ, ये अरे ऑफ LI में कन्वर्ट हो जाए, कुछ कोड लिख के, है वो अरे ऑफ स्ट्रिंग बट कन्वर्ट हो जाए अरे ऑफ LI। कुछ पढ़ा है हमने अभी तक मैप से, कैसे लिखोगे? सर एक एक करके कंप्यूटर देता है ना सर, अब ये एक मेरे में सिलेक्ट कर लेता रहता है, हाँ तो एक एक लेते रहेंगे और LI कंप्यूटर के अंदर जो भी इसका आउटपुट आएगा LI के अंदर वो ले लेंगे अपन, तो जैसे अपने जितनी लिस्ट पे अपना आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल करके देखा था, चलाया कि अभी दिमाग में आई ये बात? ये ऐसा नहीं करता था, LI में रखा था, बाकी दूसरे भी मैंने बनाया। कल कब किया था कल ही ये? बनाया। ठीक है, नेट से ढूंढ के, तो खुद से ही किया था, ठीक, वेरी गुड। तो ये काम मैप से होगा। मैप हमने पढ़ा था कि एक अरे है मेरे पास और उसके अंदर कुछ डेटा है और मुझे उस अरे को बदलना है किसी और फॉर्म में, तो दिस इज मैप। तो हम इसको यहाँ पर यूज कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा OL के अंदर क्या लगाएंगे हम, कर्ली ब्रेसेस ARR डॉट मैप, और आपको पता है मैप क्या करेगा, लूप चलाएगा इंटरनली, और इसको क्या चाहिए, कॉल बैक फंक्शन, और ये मैप मुझे एक एक नाम लाके देता रहेगा। तो पहली बार जब चलेगा तो क्या आएगा, शुभम, फिर अजय, फिर विकास, फिर मीना, फिर राजेश। तो मैंने इसको यहाँ पर मान लो एक वही आर्गुमेंट, एक एरो फंक्शन दे दिया। अब मैप से क्या होता है कि मैप से अब आप इस एरो फंक्शन से जो नई वैल्यू रिटर्न करोगे वो आपको नए एरे में मिलेगी, ठीक। तो हमको क्या चाहिए, LI चाहिए, राइट, ठीक है। तो LI चाहिए तो LI रिटर्न करो ना, कौन मना कर रहा था। और इस LI के बीच में क्या दिखाना है, नेम। बस आ गए आपके शुभम, अजय, विकास, मीना और राजेश। कुछ नहीं किया हमने। बात आपको समझनी है कि पहली बात यहां से समझो
क्या रिएक्ट क्या करता है, किसी भी अरे को डायरेक्टली दिखा देता है, बट अरे ऑफ कुछ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर अरे ऑफ स्ट्रिंग होगा तो साथ में आ जाएंगे, शुभम, राजेश, शिवराज, अजय। मुझे तो एलआई के फॉर्म में दिखाना है, लेकिन हमने ये भी सीखा कि अगर अरे के अंदर एलआई होता तब तो वो बहुत अच्छे से दिखा देगा। तो क्या हो कि मेरा अरे ऑफ स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली अरे ऑफ एलआई में कन्वर्ट हो जाए, तो वो तभी हो सकता है जब हम मैप लगाएं। तो मैंने अरे और डॉट मैप से कहा कि तुम एक एक नाम लेकर आओ और हर नाम के करस्पॉन्डिंग मुझे क्या रिटर्न करो, एलआई। तो अगर इसमें 5 स्ट्रिंग थी तो नया जो अरे आएगा उसमें 5 एलआई होंगी। और अरे आएगा कब, मैप क्या करता है, मैप हमेशा आपको एक नया अरे रिटर्न करता है। बस उस अरे को हमने किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया, उस वेरिएबल को हमने कर्ली ब्रेसेट लगा रखे दोनों तरफ। तो मैप जो अरे लाके देगा वो यहां प्रिंट हो जाएगा, कहां पर, ओएल के बीच में, और मुझे वो नाम दिख गए। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर कितने नाम है, इस सारे में जितना डेटा हो उतना डेटा यहाँ पे हो सकता है, और जैसे आपने डेटा चेंज किया तो यहाँ पे उतने नाम आते जाएंगे। सो दिस इज मैप। यहाँ पर आप लूप नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखना। JSX के अंदर इफ और स्विच और फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल कुछ भी काम नहीं करेगा उसको। JSX आपको ये सिंटैक्स ही नहीं देता कि आप लूप लगा पाओ। वो सिर्फ एक ही सिंटैक्स देता ना आपको कि आपको क्या प्रिंट करना है मुझे बता दो, मैं वो प्रिंट कर दूंगा। वो सिर्फ एक ही सिंटैक्स देता है कि क्या प्रिंट करना है वो आप मुझे बताओ। लूप अलाउड वो आपको नहीं करता। हाँ JSX में, हाँ तो क्या रीजन आया था, चलो सर्च करते हैं। Why JSX not support loops? The JSX expect anything inside of it to return an object to be displayed, right? क्या बोल रहा है वो? JSX हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करता है कि उसे बताओ कि कौन सा ऑब्जेक्ट दिखाना है, जो मैंने आपको कहा, बस। इसके अलावा वो कुछ सपोर्ट नहीं करता। ए फॉर लूप डज नॉट रिटर्न एनीथिंग बट मैप डज। मैप फंक्शन जो है वो आपको कुछ देता है, अरे देता है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बट लूप आपको कुछ नहीं देता। लूप तो कुछ वैल्यू रिटर्न करता ही नहीं ना, लूप तो कुछ देता ही नहीं, लूप तो लूप है। तो JSX का जो इंटरनल आर्किटेक्चर बनाया कि JSX के अंदर आप कुछ भी लिख रहे हो तो इसको तो बस ये चीज चाहिए कि मुझे बताओ क्या दिखाना है, बस। इसके अलावा उसको तो इसके अंदर आप वही चीज चला सकते हो जो आपको कुछ दे रही हो। नॉर्मल एग्जीक्यूशन आप नहीं कर सकते। JSX में आपने कर्ली ब्रेसेट लगा है, बस वो आपसे बोलता चलो बताओ क्या दिखाना, बस। तो लूप लगाओगे, लूप का सिंटैक्स लूप लगाओगे, लूप चलेगा नहीं, क्योंकि लूप तो कुछ देता ही नहीं। इफ कुछ देता नहीं, स्विच कुछ देता नहीं, तो वो उसको समझ नहीं आता। JSX को भी समझ नहीं आता कि आपने कर्ली ब्रेसेट लगाए तो बस अब बताओ क्या दिखाना, मुझे तो बस बताओ कि क्या दिखाना है यहाँ पे, दैट्स इट। और कोई चीजें समझता नहीं JSX, राइट? तो दैट्स वाई यहाँ कुछ चीज चलेगी नहीं। यहाँ सिर्फ क्या चल सकता है, आपका मैप चलेगा, अभी फिल्टर भी चलेगा, अभी रिड्यूस भी चलेगा, अभी सम भी चलेगा, अभी एवरी भी चलेगा, वो सारे चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि सब के सब कुछ ना कुछ तो देते हैं, राइट? तो वो सारे हायर ऑर्डर फंक्शंस आपको यहाँ चलाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैनुअल लूपिंग और मैनुअल इफ एल्स काम नहीं देंगे। ऑनलाइन बेच बात समझ आई? यस सर। अब कहानी थोड़ी सी और बढ़ा लें कि मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक स्टूडेंट्स नाम का अरे बना लिया। अब इसके अंदर मैं स्ट्रिंग नहीं रख रहा, मैं इसके अंदर क्या रख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट में क्या होंगी, अलग अलग प्रॉपर्टीज। सो रोल होगा, नेम होगा, एज हो सकती है और मार्क्स हो सकते हैं। और ऐसे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट नहीं है, तो 3 4 5 ऑब्जेक्ट है। तो अब मैंने अरे में थोड़ी सी कहानी बदल दी कि मेरे पास जो अरे आया है उस अरे में 5 स्ट्रिंग नहीं है, मेरे पास उस अरे के अंदर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब सवाल ये कि इन 5 ऑब्जेक्ट्स को आपको अगर अब UI पे दिखाना है तो किस तरीके से दिखाना पसंद करोगे?
टेबल में, फिल्टर में नहीं, टेबल में, है ना। फिल्टर तो फंक्शन है, मैं यूआई की बात कर रहा हूँ कि आप उसको किस तरीके से यूआई पे दिखाना पसंद, क्योंकि ये एक टेबुलर डेटा है, राइट। 5 स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स हैं, तो सही तरीका अगर आप बहुत अच्छे तरीके से दिखाना चाहते हो तो सही तरीका ये है कि हम इसको कौन से फॉर्मेट में दिखाएं, टेबल के अंदर। और टेबल में कितनी टीआर होनी चाहिए, अभी के करस्पॉन्डिंग 5 टीआर होंगी, क्योंकि सारे में कितने रिकॉर्ड हैं, 5 रिकॉर्ड हैं। कॉलम कितने होंगे, 4। बस तो फिर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल के नीचे क्या किया, मैंने एक, अब बूटस्ट्रैप लगा हुआ नहीं है अभी, तो इसको हमको मैन्युअली ही डेकोरेट करना पड़ेगा। मैंने अलाइनमेंट क्या कर दिया, सेंटर, बॉर्डर कर दी मैंने 1, हाँ यहाँ तो 1 चल जाएगा डायरेक्ट। सेल पैडिंग दे दी, सेल स्पेसिंग दे दी 5, राइट। ये हो गई कहानी। अब टेबल के अंदर आपने क्या लगा दिया, टी हेड में क्या आ गई, टी आर। पहला कॉलम बता देंगे, पहला कॉलम कौन सा है, रोल नंबर। दूसरा कॉलम नेम, और फिर एज, फिर तो अगर ऐसी सी हम टेबल बना लें तो टेबल दिख गई होगी हमको, ये रही, ठीक। तो ये तो हेडिंग है, ये तो एक ही बार आएगी। अब अगर मुझे डेटा दिखाना है तो टी बॉडी। अब आप समझो कि जब हमारे पास अरे ऑफ स्ट्रिंग थी और आप इस अरे ऑफ स्ट्रिंग को अगर ओएल या यूएल में दिखाना चाह रहे थे, तो हम चाह रहे थे कि हर एक नाम के करस्पॉन्डिंग एक एलआई बने, राइट। लेकिन जब हम ये डेटा टेबल पे दिखाना चाह रहे हैं तो इस अरे के अंदर अगर 5 रिकॉर्ड है तो हर एक ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग क्या बननी चाहिए, टीआर। हर एक ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग क्या बनेगी, टीआर बनेगी ना, टीडी थोड़ी बनेगा। ये 5 रिकॉर्ड है ना, तो 5 टीआर। बस कहानी बिल्कुल सिंपल है। कैलिब्रेसिस अरे का नाम क्या है, स्टूडेंट डॉट, और मैप हमको उसमें से क्या क्या लाके देगा, एक एक ऑब्जेक्ट, और हर ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग आपको क्या चाहिए, टीआर। ये ले लो टीआर। अब इस टीआर में कितने टीडी, 4, ठीक है, लगा लो 4 टीडी। इस पहले टीडी में क्या दिखाना है, ऑब्जेक्ट का रोल नंबर, सो ओबी डॉट रोल। दूसरे में क्या दिखाना है, ऑब्जेक्ट का नेम, सो ओबी डॉट नेम। तीसरे में एज, सो ओबी डॉट एज। और लास्ट वाले में ओबी डॉट। और ये मैप क्या करेगा, मैप उस अरे में से, क्योंकि उस अरे के अंदर 5 ऑब्जेक्ट हैं, तो ये 5 ऑब्जेक्ट लेता जाएगा और हर एक ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग टीआर बनाता जाएगा। तो अब फाइनली हमको जो अरे मिलेगा उसमें उस अरे के अंदर 5 ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, उसके अंदर 5 टीआर होंगे। और अगर उसमें 5 टीआर है तो जैसे दिखा देगा उसको। सो ये रहे आपके 5 रिकॉर्ड। बाद में आगे चल के इसमें बूटस्ट्रैप लगा लेंगे तो ये और डेकोरेट हो ही जाएगा, लेकिन अभी मैनुअल है तो अभी तो सिर्फ सीखना था कि डेटा दिखाएंगे कैसे। किसी भी कंपोनेंट पे अगर कोई डेटा दिखाना है तो डेटा हम दिखाएंगे कैसे। तो ये सारे एग्जांपल समझ आए सभी को। तो आज आपको बस इसकी प्रैक्टिस करना है कि अगर मैं कुछ डेटा ले रहा हूं तो डेटा हम यूआई पे यानी कि उस कंपोनेंट पे कैसे दिखाएंगे। मोस्टली हमने जो फंक्शन सीखा है वो क्या है, मैप। अब ये आपको सोचना है डेटा के करस्पॉन्डिंग कि मेरा डेटा कैसा है। मैं उसको अगर टेबल में दिखाना चाहता हूं तो मुझे डायनेमिकली क्या जनरेट करवानी है, टीआर। ओएल या यूएल में दिखाना चाह रहा हूं तो एलआई। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के मुझे, मेरे पास अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है और मुझे उसको हर चीज को अलग अलग डिवीजन में दिखाना है, तो यहां से आप क्या रिटर्न करवाओगे, डिवीजन रिटर्न करवाओगे। तो क्या रिटर्न करवाना है ये तो आपको अपने डिजाइन के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि मुझे डेटा को कैसे दिखाना है यूआई पे, मेरे पास क्या है और वो दिखाना कैसे है। एलआई में रिपीट करवाना है कि बोल्ड टेक में रिपीट करवाना है, इसका कोई रूल नहीं है। ये तो आपको सोचना है कि आप अपने डेटा को किस फॉर्मेट में यूआई पे दिखाना चाहते हैं। तो जिसको यहां से रिटर्न करवाओगे उतने टीआर बनते जाएंगे। अगर आपने यहाँ पे डिवीजन रिटर्न किया होता तो उतने डिवीजन बन जाते हैं। अगर आपने यहाँ से पैराग्राफ रिटर्न किए होते तो उतने पैराग्राफ बन जाते हैं। बट यूआई पे दिखाना है तो जिस
पैटर्न में आपको दिखाना है, उस पैटर्न में आप इसको दिखाओ। ऑनलाइन बैच, कोई डाउट? नो सर। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है सभी को। मैंने जितने एग्जांपल दिए उसके अलावा भी अगर आप कुछ और अलग अलग डेटा प्रिंट करवा के देखो, ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि हाँ ये सारी कहानी चल कैसे रही है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.